गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रियाविधि पढ़ी थी। मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण किस तरह से होता है, जिसमें हमने 3 स्टेप बताए थे। तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, जिसके द्वारा कि एक शुक्राणु की एक स्पर्म का निर्माण होता है। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। तो परिपक्व शुक्राणु जो कि एक गतिशील नरयुग्मक होता है, एक विशिष्ट एगुणित कोशिका होती है। यह आकार में बहुत छोटा होता है, परंतु इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। ये एक पतली प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ढका होता है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ अन्य पदार्थों का आवरण भी पाया जाता है, जो इसे एंटीजेनिक गुण प्रदान करता है तथा विशिष्ट शुक्राणु अंड क्रिया को प्रेरित करता है। विभिन्न प्राणियों में शुक्राणु के आकार व आकृति अलग होते हैं, फिर भी कशेरुकी प्राणियों के जो शुक्राणु होते हैं उनमें जो सामान्य समानताएं पाई जाती हैं, उसके आधार पर हम एक शुक्राणु को 3 भागों में विभेदित कर सकते हैं। हेड, फर्स्ट हेड, सेकंड मिडिल पीस, थर्ड टेल। सबसे पहले हेड, ये शुक्राणु का अग्रभाग होता है। विभिन्न कशेरुकी प्राणियों में इसकी आकृति जो है वो अलग अलग पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे अस्थिल मछलियों में गोलाकार होता है, एम्फीबियंस में ये भालाकार होता है, कुछ टोड व उपस्थित मछलियों में ये कॉर्क व पेच के आकार का होता है, चूहों में ये हुक के समान होता है और मनुष्यों में ये स्पून शेप्ड होता है, चम्मच चमचाकार। शुक्राणु के सिर की आकृति चाहे जो भी हो, ये प्रमुख रूप से 2 संरचनात्मक इकाइयों का बना होता है, जिनमें पहली है एक्रोसोम, सेकेंड है न्यूक्लियस। फर्स्ट है एक्रोसोम। ये जो शुक्राणु का सबसे आगे वाला एक टोपीनुमा भाग होता है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। ये अलग अलग शुक्राणुओं में अलग अलग आकृति का पाया जाता है। एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से विकसित होता है। यह एक्रोसोमल झिल्ली से ढका होता है तथा इसमें प्रोटीन लयनकारी एंजाइम व कुछ एक्रोसोमल पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। एक्रोसोम में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स जो कि एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइरोनिडेज, एक्रोसिन, एम एक्रोसिन, ये पाए जाते हैं। निषेचन के समय एक्रोसोम अंडाणु की झिल्लियों को भेदने में सहायता करता है तथा शुक्राणु के केंद्रक तथा तारक केंद्रक को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है। तो ये जो है एक्रोसोम जो है वो अंडाणु की झिल्ली में प्रवेश करने में इसको मदद करता है। केंद्रक तथा एक्रोसोम के बीच कोशिका द्रव्य की एक पतली परत पाई जाती है, जिसे हम एक्रोसोमल कोशिका द्रव्य कहते हैं। शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली प्लाज्मा झिल्ली में विशेष प्रकार की कम अणुभर वाली अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है, जिसे एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं। ये एंटी फर्टिलाइजन अंडाणु के आकार में उपस्थित विशिष्ट फर्टिलाइजन नामक प्रोटीन को पहचानकर उसकी क्रिया करते हैं। सेकेंड भाग है न्यूक्लियस। शुक्राणु के सिर में एक्रोसोम के ठीक पीछे की तरफ केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक शुक्राणु के सिर का अधिकांश भाग बनाता है तथा यहाँ इसकी आकृति भी निर्धारित करता है। केंद्रक प्रमुख रूप से ठोस भरे क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है, जिसमें डीएनए तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन प्रमुख रूप से क्षारीय प्रकृति के स्टोन प्रोटीन होते हैं। केंद्रक आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। इस तरह शुक्राणु के सिर के 2 प्रमुख कार्य हैं। एक तो अंडाणु को भेदकर शुक्राणु केंद्रक व तारक केंद्र को अंडाणु में प्रवेश कराना और दूसरा आनुवंशिक गुणों को अंडाणु तक पहुंचाना। इसमें से प्रथम कार्य एक्रोसोम व दूसरा कार्य केंद्रक द्वारा किया जाता है। अब है मिडिल पीस। शुक्राणु के केंद्रक के ठीक पीछे का भाग मिडिल पीस कहलाता है। स्टर्जियोन नामक मछली में ये बहुत छोटा होता है तथा इसमें केवल तारक केंद्र पाया जाता है। समुद्री अर्चिन के शुक्राणु के मध्य भाग में एक माइटोकॉन्ड्रियन पाया जाता है, जबकि खरगोश के शुक्राणु में ये भाग काफ़ी स्पष्ट होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का अग्रभाग जो है वो ग्रीवा कहलाता है। इस भाग में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इनमें से एक निकटस्थ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तथा दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। ये दोनों तारक केंद्र या दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। निकट वाला सेंट्रियोल अक्ष के समकोण पर केंद्र के पश्च भाग की खांच में उपस्थित होता है। ये निषेचन के पश्चात अंडे में विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल
निकट वाले सेंट्रियोल के समकोण पर शुक्राणु को अक्षीय रेखा में उपस्थित होता है तथा पूंछ के अक्षीय तंतु के निर्माण में भाग लेता है। ये आधारी कणिका की तरह भी कार्य करता है। ग्रीवा के नीचे के भाग में अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया भरे रहते हैं। कुछ प्राणियों में माइटोकॉन्ड्रिया ठोस कार्यों के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि स्तनधारी प्राणियों में माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों तरफ सर्पिलाकार कुंडलियों के रूप में पाए जाते हैं। इसे हम नेबेन कर्ण कहते हैं। ये शुक्राणु की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आवरण तथा प्लाज्मा झिल्ली के मध्य एक गाढ़े द्रव की परत पाई जाती है, जिसे हम मेनशेट कहते हैं। कई शुक्राणु के मध्य भाग एवं पूंछ के संधि स्थल पर एक गहरे रंग की वलयाकार रचना पाई जाती है, जिसे हम रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। ये मध्य भाग व पूंछ के बीच सीमा रेखा बनाता है। इसकी संरचना व कार्य में वास्तविक सेंट्रियोल से बिल्कुल समानता नहीं होती है। इसका कार्य अज्ञात है। अब थर्ड भाग है इसका टेल। ये शुक्राणु का सबसे पिछला लंबा एवं संकरा भाग होता है। यह अक्षीय तंतु कोशिका द्रव्य आवरण तथा प्लाज्मा कला का बना होता है। अक्षीय तंतु पूंछ के मध्य भाग में स्थित होता है। इसका विकास दूरस्थ सेंट्रियोल के द्वारा होता है। ये संरचना में कशाप के समान 9+2 तंतुओं का बना होता है। इसमें 9 परिधीय तथा 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा बाहर की तरफ 9 मोटे तंतु और पाए जाते हैं। ये तंतु शुक्राणु के अंतिम सिरे तक नहीं पहुंचते हैं। पूंछ की पूरी लंबाई में घुमावदार तंतु पाए जाते हैं, जो अर्धवृत्ताकार वलय के रूप में लंबवत तंतुओं को घेरते हुए पाए जाते हैं। शुक्राणु में संचित भोजन व सुरक्षात्मक कवच का पूर्णतया अभाव होता है। यह केवल पैतृक आनुवंशिक सूचना को अंडाणु तक पहुंचाता है तथा अंडाणु को विकास के लिए प्रेरित करता है। तो ये एक शुक्राणु की संरचना है। ऊपर वाला भाग एक्रोसोम, अंदर न्यूक्लियस भरा होता है, बीच में फिर मिडिल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल पाया जाता है। तीसरा भाग होता है इसका टेल। तो इस प्रकार एक स्तंभ की संरचना पाई जाती है। अब है एक स्पर्म का निर्माण 3 विधियों के द्वारा होता है और स्पर्म जो है उसकी संरचना क्या होती है ये हमने पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये इसका क्या महत्व है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसका एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या महत्व है, तो इसके कई महत्व हैं। फर्स्ट, शुक्राणु जनन के फलस्वरूप अगुणित नर युग्मकों या शुक्राणु का निर्माण होता है। इस क्रिया में पैतृक गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। सेकेंड, शुक्राणु जनन की गोलाकार स्पर्मेटिड कोशिका से पूंछ युक्त गतिशील शुक्राणु का निर्माण होता है, जो निषेचन की क्रिया को पूरा करता है। थर्ड, शुक्राणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप एक प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका से 4 स्पर्मेटिड कोशिकाओं का निर्माण होता है। फोर्थ, इस क्रिया के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है, तो इससे निषेचन उपरांत गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है। तो इस प्रकार जो है ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का महत्व। तो अभी हमने पढ़ा है मेल गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म किस प्रकार बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेट कैसे बनता है, जिससे कि हम ओवम कहते हैं। और फिर आगे जब एम्ब्रियोलॉजी चलती है तो फिर इन दोनों का निषेचन होता है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का निर्माण पाया जाता है। थैंक यू।